हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन के प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन और उसके साथ हम पढ़ेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन। तो अभी जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें हम लोगों ने तीन वाइंडिंग्स हैं। तीन वाइंडिंग्स कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी ये आर वाइंडिंग होगी, एक ये वाई होगी और ये आर वाई बी। तो इन तीनों वाइंडिंग्स में हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो इस रोटर के नॉर्थ और साउथ पोल से लॉक हो जाती है। तो ये वाइंडिंग, ये मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार की होती है कि एक साउथ पोल आपका यहाँ पर जनरेट होता है और एक नॉर्थ पोल आपका यहाँ जनरेट होता है। तो ये साउथ पोल आपका इस नॉर्थ पोल को लॉक कर लेता है अपने साथ और ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अपने साथ लॉक कर लेता है। और क्योंकि ये दोनों पोल्स रोटेटिंग नेचर के होते हैं तो ये अपने साथ इस रोटर को भी रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इसे हम और अच्छे से कैसे समझेंगे, हम एक और डायग्राम देखेंगे। तो इस डायग्राम में हमने सिर्फ एक वाइंडिंग को लिया है। वो वाइंडिंग कौन सी है आपकी? वो है, मान लीजिए आर वाइंडिंग है। तो आर वाइंडिंग एक हो गई हमारी आर वाइंडिंग और इसे हम बोल देंगे आर डैश। तो तीन फेज़ में से सिर्फ एक वाइंडिंग को भी लिया गया है। तो क्योंकि हमें पता है कि एसी हमारा कैसा होता है, एसी में हम लोगों का एक प्लस वेव फॉर्म होती है और एक माइनस वेव फॉर्म होती है। तो अगर प्लस वेव फॉर्म वाला वोल्टेज हम अप्लाई होता है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ये हम करेंगे, इसमें राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल। तो उसे जब लगाएंगे तो ये इन करंट है, ये आउट करंट है। तो इन दोनों की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो नेगेटिव वाले के लिए वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये माइनस के लिए आ जाएगा और ये आपका प्लस वेव फॉर्म के लिए आ जाएगा। तो कोई भी अल्टरनेटिंग करंट की वजह से जो हमारे फील्ड डेवलप होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होते हैं। पॉजिटिव के लिए एक डायरेक्शन और नेगेटिव के लिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ओके, जैसे पॉजिटिव के लिए वो इस डायरेक्शन में रहेगा और नेगेटिव के लिए वो इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, इसका ही क्रॉस सेक्शनल व्यू देख लेंगे। ये अभी टॉप व्यू देख रहे थे, ये हमारा टॉप व्यू है। ये जो अभी हमने ये वाला देखा, ये हमारा टॉप व्यू है। इसी को हम किस में देखेंगे अब, इसको हम देखेंगे अब साइड व्यू में। तो साइड व्यू में जब हमने देखा तो ये वाली जो हमारी वाइंडिंग थी, ये वाइंडिंग हमारी इस तरीके से जाती है और ये इस तरीके से घूमकर वापस आती है। तो इसमें जब इनकमिंग करंट ये होगा, आउटगोइंग करंट ये होगा। तो इसे आप ध्यान से देखें, इसको अगर आप इससे रिलेट करें तो ये करंट अंदर जा रहा था, ये वाला करंट अंदर जा रहा था और यहाँ पर भी करंट एंटर ही कर रहा है। यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट आउट निकल रहा है। तो इसकी वजह से एक पोल डेवलप होता है सिंगल वाइंडिंग्स में। ओके, तो अब चलते हैं मेन कंसेप्ट पे, जिसे बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हम वाइंडिंग्स कैसे की जाती हैं। तो एक वाइंडिंग हमारी आर वाइंडिंग हो गई जो यहाँ से इन हो रही है और यहाँ से आउट जा रही है, करेक्ट। सेकंड वाइंडिंग हमारी वाई वाइंडिंग हो गई जो यहाँ से इन जा रही है और यहाँ से आउट आ रही है, ठीक। और थर्ड वाइंडिंग हमारी होगी बी वाइंडिंग, ब्लू फेस, ठीक है। प्रत्येक वाइंडिंग के बीच का जो गैप है वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का, ठीक है। मतलब इनमें टाइम शिफ्ट और स्पेस शिफ्ट दोनों ही शिफ्ट एक साथ होंगे। टाइम में तो हम देखते ही हैं कि टाइम में तो ये शिफ्ट है ही कि रेड वाइंडिंग पहले, रेड फेज पहला होता है, फिर वाई फेज आता है, फिर ब्लू फेज आता है, आर वाई बी फेज इस तरीके से होते हैं। लेकिन हमें स्पेस में भी वो शिफ्ट देना होता है। तो स्पेस में हम कैसे देते हैं, वाइंडिंग्स को जब हम स्टेटर में इनपुट करते हैं तो उन्हें 120 डिग्री के गैप पे लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे काम करता है, हमने एक साइड पे हमने इसका बना दिया स्टेटर में वाइंडिंग कैसे लगती है, दूसरी साइड में हमने 3 फेज सप्लाई में 120 डिग्री शिफ्ट के साथ तीनों वेवफॉर्म बना दिए। तो अब हमारा काम क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लीजिए हम वो टाइम है हमारा T1, तो T1 पे हम चेक करेंगे कि फ्लक्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो T1 पर आर फेज जो है वो पीक पर है, तो आर फेज की वजह से वाइंडिंग की फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी।
वाई फेस और बी फेस, वाई फेस और बी फेस दोनों के दोनों नेगेटिव हैं और इनकी ये पीक से कम है। अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये पीक से काफ़ी कम है। तो ये पॉइंट की वजह से एक छोटा छोटा एमएमएफ डेवलप होगा वाई फेस की वजह से और बी फेस की वजह से। तो ओवरऑल आपका क्या बनेगा, ओवरऑल आपका जो फ्लक्स होगा, जो एमएमएफ डेवलप होगा, वो किसकी वजह से होगा, एफ आर प्लस एफ वाई प्लस एफ बी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एफ, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला कि इसका डायरेक्शन इस साइड है टूवर्ड्स आर, आर डोमिनेटेड है ये। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमने कौन सा लिया, हमने टाइम t2 ले लिया, ये जो अभी शो हो रहा है टाइम t2। ओके, तो टाइम t2 में हमने देखा कि डोमिनेटिंग फेज कौन सा है, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, वो है वाई फेज। वाई फेज डोमिनेट कर रहा है, तो यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा वो वाई फेज की साइड तरफ ज़्यादा होगा। तो ये है वाई फेज का डायरेक्शन। मैंने इसे अलग से इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर अगर इसे इस तरीके से बनाते तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट, कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो इसे हम यहीं पे बनाएंगे। तो वाई फेज की वजह से ये डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं वाई फेज के दोनों। तो इन दोनों की वजह से जब राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इसका डायरेक्शन ये आएगा, ठीक है। और आर और बी फेज उस समय, जिस समय ये वाई फेज पीक पर है, तो इस समय ये दोनों कम पर है, तो इनकी वजह से एक स्मॉल फील्ड बनेगा। और जो रिजल्टेंट आपका क्या होगा, जैसे कि पहले बताया गया है, रिजल्टेंट आपका होगा एफ आर प्लस एफ वाई प्लस एफ बी इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। फिर चलते हैं टाइम पीरियड T3 पे। T3 पे हम कौन सा डोमिनेटिंग फेज है, बी। तो बी की वजह से डायरेक्शन क्या होगा, बी का इनकमिंग यहाँ है, आउटगोइंग यहाँ है, तो इसकी वजह से डायरेक्शन ये होगा। तो इसे भी मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। और इस टाइम पे जब बी पीक पर है तो उस समय आर और येलो फेज, रेड और येलो फेज आपका क्या है, कम पर है, ये है वो। तो इस वजह से क्या होगा, एक और फील्ड की डायरेक्शन आपकी T3 पे क्या होगी, ये होगी ओवरऑल फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने इसमें क्या समझा कि जब हमने टाइम पीरियड को 3 पॉइंट पे देखा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पे देखा, तो ओवरऑल जो एमएमएफ की डायरेक्शन थी या ओवरऑल जो फील्ड की डायरेक्शन थी वो रोटेटिंग नेचर की हमें शो हुई। T1 पे यहाँ पर था, T2 पर यहाँ पर था और T3 पर यहाँ पर था। तो T1, T2 और T3 टाइम पर वो रोटेट होके कहाँ गया, यहाँ गया और फिर वापस यहाँ आ जाएगा। तो ये एक तरीके से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई है। तो इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी सिंक्रोनस मशीन रोटेट करती है। तो अब जब हम ये सीख गए हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है, तो अब हम देखते हैं कि हमारी मशीन रोटेट कैसे करती है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कुछ इस डायरेक्शन से स्टार्ट होती है घूमना और ऐसे जाती है, फिर रोटेट होती है, फिर यहाँ जाती है, फिर रोटेट होती है, फिर यहाँ जाती है। तो जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे रोटर्स को लॉक कर लेती है अपने साथ, तो वो अपने साथ उसे भी रोटेट करने लगती है। और क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कांस्टेंट होती है, और वो कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, ओमेगा एस इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी, जहाँ पर एफ आपकी फ्रीक्वेंसी हुई, पी आपका पोल हुआ, और इसे और करेक्ट फॉर्म में लिखना इस तरीके से होगा, एन एस वो एंगुलर स्पीड होती है, एन एस आपकी आरपीएम में स्पीड होती है, 120 एफ बाय पी। तो ये आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है। क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ रोटर को लॉक करके रोटेट करा रही होती है, तो रोटर की स्पीड भी एन एस ही हो जाती है। तो इसलिए इसका नाम सिंक्रोनस मशीन पड़ा है। सिंक्रोनस का मतलब होता है जो एक कांस्टेंट स्पीड पे सिंक्रोनाइज होके चले। तो क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड
और रोटर एक साथ सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं, तो इसलिए इसका नाम सिंक्रोनस मशीन पड़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।